उर्वरक या फर्टिलाइजर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम रासायनिक पदार्थों की सहायता से पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो उसे उर्वरक या फर्टिलाइजर कहा जाता है। इन्हें कारखानों में बनाया जाता है और इनसे हम देखते हैं कि फसल को कम से कम एक पोषक तत्व जरूर मिलता है। एक तो कम से कम मिलेगा ही, या हम कहेंगे एक से अधिक, एक या एक से अधिक पोषक तत्व मिलेगा। ज्यादातर जो उर्वरक होते हैं ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक होते हैं क्योंकि रासायनिक है, लेकिन यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। इसको छोड़कर हम बात करें तो ज्यादातर जो उर्वरक होते हैं ये ज्यादातर उर्वरक कैसे हैं, तो ज्यादातर उर्वरक होते हैं अकार्बनिक प्रकृति के। तो ये हमने यहाँ पर उर्वरक की परिभाषा देखी। अब हम बात करें तो ये जो उर्वरक होते हैं इन्हें पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एकल या स्ट्रेट उर्वरक, दूसरा है जटिल या कॉम्प्लेक्स उर्वरक, तीसरा है मिश्रित उर्वरक। ये पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर है। एकल या स्ट्रेट जो उर्वरक है, एकल मतलब जिसके अंदर एक ही पोषक तत्व हो उसे एकल उर्वरक कहेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें तो इसके अंदर आता है यूरिया। यूरिया के अंदर आप देखेंगे केवल नाइट्रोजन होती है। जबकि जटिल जो उर्वरक है इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या ऐसा कहें कि ये उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक रूप से इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और ये जो उर्वरक होते हैं इसमें एक आता है द्वितत्वधारी। द्वितत्वधारी का मतलब है जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से कोई 2 तत्व हो उसे द्वितत्वधारी कहेंगे। और अगर एनपीके तीनों है तो हम उन्हें कहेंगे 3 तत्वधारी उर्वरक। उसे क्या कहेंगे? 3 तत्वधारी उर्वरक। उसी तरह से मिश्रित जो उर्वरक होते हैं इन्हें हम एकल या द्वितत्वधारी उर्वरकों को मिलाकर घर पर ही मिश्रण तैयार करते हैं, भौतिक रूप से तैयार करते हैं। इन्हें भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अपूर्ण मिश्रित उर्वरक और दूसरा है पूर्ण मिश्रित उर्वरक। अपूर्ण मिश्रित और पूर्ण मिश्रित 2 तरह के उर्वरक में हमने इसे बांट दिया है। अपूर्ण मतलब अधूरा है। एनपीके में से अगर 2 ही प्रदान करेगा तो अपूर्ण मिश्रित, और एनपीके तीनों दे देगा तो पूर्ण मिश्रित उर्वरक कहेंगे। अब हम यहाँ एक एक से इनको बात करने वाले हैं, एक एक से हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। पहला है एकल उर्वरक, इसे हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। वे सभी उर्वरक जिनसे किसी एक ही पोषक तत्व की पूर्ति होती है, अभी मैंने चर्चा की थी, उसे हम एकल या स्ट्रेट उर्वरक कहेंगे। जैसे कि यूरिया, यूरिया एक ही पोषक तत्व दे रहा है इसलिए एकल कहा। दूसरा है जटिल या कॉम्प्लेक्स उर्वरक। ये वो उर्वरक होते हैं जिनसे कम 2 मुख्य पोषक तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा तीनों भी मिल सकते हैं। और ये बात एनपीके में से हो रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो उर्वरक होते हैं इन्हें पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला है द्वितत्वधारी, बाइनरी, और दूसरा है 3 तत्वधारी, जिसे हम कहते हैं टेरनरी। अब ये जो उर्वरक है, पहले को एकल कहा। क्यों एकल कहा? क्योंकि इनमें से किसी एक मुख्य पोषक तत्व की पूर्ति होती है, और ये बात चल रही है एनपी और के में से। एनपीके में से कोई एक की पूर्ति होगी तो उसे हम एकल या स्ट्रेट कहेंगे। कम से कम 2 होंगे, कम से कम 2 मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, या 2 से ज्यादा की भी हो सकती है, और जिन्हें हम रासायनिक रूप से तैयार करते हैं कारखानों या प्रयोगशाला में,
उन्हें कहा जाता है जटिल उर्वरक। अब ये जो उर्वरक है इन्हें दो भागों में बांट दिया, द्वितत्वधारी और तीन तत्वधारी। द्वितत्वधारी का मतलब है जिनसे दो मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, एनपीके में से कोई भी दो मिल जाए तो उसे द्वितत्वधारी कहेंगे। जैसे डीएपी, डीएपी में हम देखें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं, 18% नाइट्रोजन 46% फास्फोरस, दो मिल रहे इसलिए द्वितत्वधारी। और यदि तीनों की पूर्ति कर दे, तीनों मुख्य पोषक तत्व मिल जाए तो उसे हम कहेंगे तीन तत्वधारी उर्वरक। जैसे अमोनियम पोटेशियम फास्फेट या एनपीके 12-32-16। इफ्को 2 का नाम आपने सुना होगा, इफ्को 2 के नाम से ये बाजार में मिलता है। तो यहाँ तीनों मिल रहे हैं इसलिए तीन तत्वधारी कहेंगे। इन्हें हम रासायनिक रूप से कारखानों या प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। इसके बाद उर्वरक वर्गीकरण में तीसरे प्रकार के उर्वरक को हमने मिश्रित कहा। ये जो उर्वरक होते हैं इन्हें भौतिक रूप से मिलाकर तैयार करते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, अपूर्ण मिश्रित और पूर्ण मिश्रित। तो मिश्रित उर्वरकों में खास बात यह है कि इन्हें भौतिक रूप से मिलाकर तैयार किया जाता है, कारखानों में नहीं बनते हैं, बल्कि कारखानों में बने स्ट्रेट या बाइनरी जो होते हैं इनको मिक्स करके हम तैयार करते हैं। जब एनपीके में से दो तत्व की पूर्ति होती है तो इसे कहा जाएगा अपूर्ण मिश्रित उर्वरक। जैसे यूरिया प्लस पोटास, यूरिया के साथ पोटास मिला दिया, यूरिया से नाइट्रोजन और पोटास से पोटेशियम मिल जाएगा। दूसरे को हमने पूर्ण मिश्रित कहा। इसे पूर्ण मिश्रित इसलिए कहा क्योंकि ये एनपीके में से तीनों ही जो तत्व होता है उसकी पूर्ति करता है। जैसे अमोनियम फास्फेट के साथ पोटास, अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, हमने पोटेशियम मिला दिया तो ये तीनों तत्व प्रदान करेगा। और जो तीनों तत्व प्रदान करता है उसे हम कहते हैं पूर्ण मिश्रित उर्वरक। तो इस तरह से ये हमने देखा उर्वरकों का वर्गीकरण। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हम अब एक एक से बात करेंगे। हमारे जो तीन मुख्य पोषक तत्व हैं एनपीके, इसमें से जो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरक होंगे हम उन्हें कहेंगे नत्रजनधारी उर्वरक। नत्रजनधारी उर्वरक मतलब जिनसे नाइट्रोजन प्राप्त होगी वो नत्रजनधारी उर्वरक होंगे। ये जो उर्वरक होते हैं ये नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और चार रूपों में पाए जाते हैं। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, दूसरा है अमोनियम उर्वरक, तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट, चौथा है अमाइड उर्वरक। चार प्रकार के नत्रजनधारी उर्वरक होते हैं। ये जो उर्वरक हैं इनसे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। एक एक से हम बात करते हैं। पहला आता है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट मतलब NO3-। हमने पढ़ा था नाइट्रेट के बारे में कि ज्यादातर फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है? नाइट्रेट के रूप में ही फसलें लेती हैं। ये जो उर्वरक होता है हम कह रहे हैं लगभग सभी फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ले रही है? तो नाइट्रेट के रूप में अधिकतर फसलें ले रही है। ये जो उर्वरक है इन्हें अधिकतर फसलें क्यों लेती हैं? क्योंकि ये उर्वरक अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होने के कारण आसानी से पौधों के लिए उपलब्ध होगा और जो आसानी से उपलब्ध होगा उसे फसल भी आसानी से ले लेगी। लेकिन इसकी अधिक घुलनशीलता का नुकसान है। नुकसान क्या है? कि इसका निच्छालन या लीचिंग हो जाएगी। अरे पानी के साथ घुलकर ये निचली सतहों में चला जाएगा, अरे निच्छालन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये इसकी समस्या है। ये जो उर्वरक होते हैं इनका मृदा पर क्षारीय प्रभाव पड़ता है। मृदा पर प्रभाव कैसा है? क्षारीय प्रभाव। और क्षारीय प्रभाव होने के कारण हम इनका उपयोग कहाँ करेंगे? तो इनका उपयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं में। अम्लीय मृदाओं के लिए ये उर्वरक अच्छे होंगे। आपको अगर याद होगा तो अम्लीय मृदाओं में सुधार के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया था। उसमें हमने पढ़ा था सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। देखो जिसके नाम के साथ नाइट्रेट लगा है, नाइट्रेट का मतलब क्षारीय प्रभाव।
सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 16% है, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% और पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रेट वर्ग के उर्वरक हो गए। सभी फसलें इसी रूप में लेती है लगभग, और मृदा पर इनका प्रभाव पड़ता है क्षारीय। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे प्रकार के जो नत्रजनधारी उर्वरक है उसे अमोनियम उर्वरक कहा। हमने अभी पढ़ा था कि ये जो उर्वरक होते हैं इसको ज्यादातर फसलें नहीं लेती हैं। इसे कौन लेगा? तो इस रूप को सीधे ग्रहण करता है धान और आलू। धान और आलू इसे सीधे ले लेते हैं। ये उर्वरक कम घुलनशील होता है और कम घुलनशील होने के कारण इसकी निच्छालन द्वारा हानि बहुत कम होती है। अरे घुलेगा ही नहीं तो हानि कहां से होगी? जो उर्वरक ज्यादा घुलेगा उसकी ज्यादा हानि होगी। ये घुलता ही नहीं है पानी में, इसलिए निच्छालन द्वारा इसकी हानि बहुत कम होती है। और फसलों पर या ऐसा कहें मृदा पर ये जो उर्वरक होते हैं इनका अम्लीय प्रभाव होता है, और अम्लीय प्रभाव होने के कारण हम इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा क्षारीय मृदाओं में। जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उन मृदाओं में हम इनको डालेंगे तो ये उस मृदा के पीएच को घटाने में मदद करेगा, क्योंकि अम्लीय प्रभाव है। एग्जाम्पल देखें तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, नाम के साथ अमोनियम आ गया मतलब अम्लीय प्रभाव होगा। इसके अलावा अमोनियम फास्फेट 20% नाइट्रोजन है, निर्जल अमोनिया या इनहाइड्रस अमोनिया है। इसके अलावा मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी जिसको हम बोलते हैं, ये सारे अमोनियम वर्ग में आते हैं। अब हमने देखा ज्यादातर फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ले रही है, लेकिन धान और आलू किस रूप में ले रहे हैं? तो धान और आलू अमोनियम रूप में ले रहे हैं। तो ये जो उर्वरक है अमोनियम उर्वरक को का अम्लीय प्रभाव है, नाइट्रेट का क्षारीय प्रभाव है। तो इसी परिस्थिति से बचने के लिए अमोनियम और नाइट्रेट को एक साथ जब बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन दोनों रूपों में होती है। क्योंकि नाइट्रोजन दोनों रूपों में है इस कारण इनका उपयोग सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनका प्रभाव उदासीन होता है। अरे दोनों होने के कारण ये उर्वरक कैसे होंगे? उदासीन होंगे, ना अम्लीय प्रकृति के होंगे ना क्षारीय होंगे, उदासीन है, इसलिए सभी मृदा में डाल सकते हैं, सभी फसल में दे सकते हैं, क्योंकि दोनों रूपों में नाइट्रोजन है। जिसको अमोनियम चाहिए वो अमोनियम ले ले, जिसको नाइट्रेट चाहिए वो नाइट्रेट ले ले, सभी मृदा में हम इसे दे सकते हैं। परंतु इसमें एक कमी रहती है, ये आर्द्रताग्राही होते हैं, बहुत ज्यादा आर्द्रताग्राही होते हैं। मतलब बरसात में खुले रह जाए तो नमी को सोख कर गीले चिपचिपे हो जाएंगे। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसे हम बोलते हैं कैन, CAN 25% नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ दोनों में दिखेगा 33% नाइट्रोजन, और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। दोनों रूपों में ये नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद चौथे उर्वरक की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमने अमाइड उर्वरक कहा, CnH2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके अंदर आता है यूरिया। ये जो यूरिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है। 46% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। इसे हम कहते हैं उर्वरकों का राजा। इसे उर्वरकों का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में करीब 75 से 80% उपयोग अकेले यूरिया का होता है, इसलिए इसे उर्वरकों का राजा कहा। इसमें नाइट्रोजन क्या है? अमाइड रूप में होती है। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि ये जो अमाइड है इसको जड़ों द्वारा सीधे पौधा ग्रहण नहीं कर सकता, जड़ द्वारा सीधे ग्रहण नहीं होगा। लेकिन पत्तियों द्वारा नाइट्रोजन को अमाइड रूप में डायरेक्ट लिया जा सकता है। ये उर्वरक प्रायः उदासीन होते हैं, लेकिन लंबे समय में हम देखें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये मृदा को अम्लीय बनाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जड़ सीधे नहीं ले सकती,
जड़ सीधे नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि जड़ को चाहिए नाइट्रेट, और यहाँ किसमें है? अमाइड। तो ये क्या होगा, जब कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में तब जाकर पौधा ले पाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 48 से 72 घंटे का समय लगेगा चेंज होने में। लेकिन आप चाहते हैं कि तुरंत असर हो जाए, तो तुरंत असर के लिए हम क्या करते हैं, पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव करते हैं, मतलब पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे तो सीधे नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पत्तियां अमाइड रूप को ले सकती है। ये जितने भी उर्वरक हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरिया का ही होता है, यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे उर्वरकों का राजा कहा। अब हम यूरिया को डिटेल पढ़े उससे पहले कुछ नोट है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट का एक नाम और है चिली का सोडा या चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये जो केन है ये एक उदासीन उर्वरक है और इसे हम किसान खाद भी कहते हैं, है ना, कार्बनिक नहीं हो जाएगा इसका मतलब, नाम है किसान खाद। फिर हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट का उपयोग तिलहनी फसलों में लाभदायक रहता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर है और सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद धान की प्रारंभिक अवस्था में नत्रजन का अमोनिकल रूप संस्तुत है, अभी हमने पढ़ा था धान अमोनियम रूप में लेती है, इसलिए शुरुआत अवस्था में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन देंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में आता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है। सोडियम नाइट्रेट क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है। हमने देखा ही था कि सोडियम के साथ नाइट्रेट लगा है, नाइट्रेट मतलब क्षारीय उर्वरक, और अमोनियम मतलब क्या होता है, अमोनियम मतलब अम्लीय, नाइट्रेट मतलब क्षारीय और अमोनियम मतलब अम्लीय। अब हम आगे आते हैं यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है, इसे हमने उर्वरकों का राजा कहा क्योंकि सभी उर्वरकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, इसे हमने उर्वरकों का राजा कहा था। यह एक कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक है, कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक है, और प्रति पूर्ण जो नाइट्रोजन हमें किसी गैसीय उर्वरक से मिलती है उसके हिसाब से ये सबसे सस्ता पड़ता है। ये कार्बनिक उर्वरक है, इसको सबसे पहले यूरिया को 1773 में रोउले नामक वैज्ञानिक ने पशुओं के मूत्र से प्राप्त किया। उन्हें प्राप्त किया रोउले ने, कब किया? 1773 में, सबसे पहले इन्होंने ही प्राप्त किया था। और कहां से प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था पशुओं के मूत्र से, पशुओं के मूत्र से इन्होंने इसको प्राप्त किया था, इसीलिए ये उर्वरक कार्बनिक उर्वरक भी कहलाता है, उर्वरकों का राजा भी कहते हैं। लेकिन रोउले ने पशुओं के मूत्र से प्राप्त इसे किया था, परंतु पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण की बात आ जाए तो फिर रोउले नहीं आएगा, बल्कि 1828 में वोलर ने 1828 में यूरिया को सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। सबसे पहले कृत्रिम रूप से यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में संश्लेषण आ जाए तो क्या आएगा? वोलर ने किया। लेकिन सबसे पहले यूरिया प्राप्त किया था रोउले ने 1773 में पशुओं के मूत्र से। अब बात आती है कि इन्होंने कैसे प्राप्त किया था वोलर ने, तो वोलर ने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट मतलब NH4CNO, NH4CNO, ये है अमोनियम साइनेट। इन्होंने क्या किया, इसको गर्म किया और गर्म करके इनको प्राप्त हो गया NH2CONH2 मतलब यूरिया। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त कर लिया। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो अब यूरिया ना तो पशुओं के मूत्र से बनता है, ना अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनता है। अब जो यूरिया बनता है ये निर्जल अमोनिया पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है।
ये क्रिया कराते हैं उच्च ताप और उच्च दाब पर। ताप होगा 170 से 190 डिग्री सेल्सियस, दबाव होगा 160 से 220 बार। उच्च ताप और उच्च दाब पर ये क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले एक अस्थायी माध्यमिक उत्पाद मिलेगा जिसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। फिर हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NH2CONH2 मतलब यूरिया। तो यूरिया जो है इसको वर्तमान समय में कैसे बनाएंगे, तो निर्जल अमोनिया। निर्जल अमोनिया मतलब NH3, हमने 2NH3 लिया, इसके साथ हम क्या लेंगे, तो इसके साथ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये हमने ले ली CO2। अब हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे, क्रिया होगी उच्च ताप और उच्च दाब पर। उच्च ताप मतलब ताप कितना होगा, तो 170 से 190 डिग्री सेल्सियस, ये ताप हो गया। दबाव कितना होगा, तो दबाव होगा 160 से 220 बार, ये बार जो है इकाई होगी दबाव की। तो हमारे को पहले क्या मिलेगा, डायरेक्ट यूरिया नहीं मिलेगा, पहले अमोनियम कार्बामेट मिलेगा। ये अमोनियम कार्बामेट क्या है, ये है अस्थायी माध्यमिक उत्पाद, मतलब बीच में मिलने वाला एक उत्पाद है। ये अभी यूरिया नहीं मिला, ये प्रोसेस हम जारी रखेंगे। ये जो NH2COONH4 है ये अमोनियम कार्बामेट है, इससे हमें बाद में मिल जाएगा CONH2 ट्वाइस H2O। H2O क्या है, ये जल है, पानी है, इसको सुखा देंगे, उड़ा देंगे और ये मिल जाएगा हमारे को यूरिया। निर्जल अमोनिया पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराकर हम यूरिया प्राप्त करते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा। क्लियर? तो यूरिया कैसे बना ये हमारे को समझ में आ गया। लेकिन यूरिया के अंदर हम देखते हैं जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में है, नाइट्रोजन अमाइड रूप में है। और अभी हमने पढ़ा था कि अमाइड रूप को पौधे की जड़ें सीधे नहीं ले पाती है, पौधे की जड़ें नाइट्रोजन लेती हैं नाइट्रेट के रूप में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जब हम यूरिया को मृदा में डालेंगे तो ये जो अमाइड है इसको चेंज होना पड़ता है। किसमें चेंज होगा ये, तो ये चेंज होता है किसके अंदर, नाइट्रेट में, तब जाकर पौधा इसे ले पाता है। तो हम देख रहे हैं कि मृदा में यूरिया डालने पर होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर कुछ 5-6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक एक से हम उन क्रियाओं के बारे में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहली जो क्रिया है वो होगी जल अपघटन। यूरिया को जैसे ही मृदा में डाला जाएगा ये पानी के साथ क्रिया करेगा और इसे हम कहेंगे जल अपघटन। और ये जल अपघटन की क्रिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये जो यूरिएज एंजाइम होता है ये सबसे पहले यूरिया के साथ जल जुड़ेगा और ये जो यूरिएज एंजाइम है ये इसे तोड़ देगा अमोनियम और कार्बोनेट आयनों में। जैसे हमने देखा जल अपघटन की क्रिया कौन से एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, तो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसे ये यूरिया है, NH2CONH2 यूरिया है और ये 2H2O, ये हो गया जल। यहां पर हम देखते हैं एंजाइम कौन सा आएगा, एंजाइम है यूरिएज। ये जो यूरिएज एंजाइम है ये पहले इसको बदलेगा NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3 और फिर ये बन जाएगा 2NH4 प्लस CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट है। और ये है अमोनियम। अब हमारे को यूरिया के जल अपघटन से अमोनियम आयन मिल गया और ये अमोनियम आयन में इसको चेंज कौन ने करा, तो यूरिएज एंजाइम। पहली क्रिया जल अपघटन है, इससे हमारे को अमोनियम आयन मिला। अब अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज होने की जो क्रिया है उसे हम कहेंगे नाइट्रीकरण। ये जो नाइट्रीकरण की क्रिया है इससे
जो अमोनियम आयन है वो पहले नाइट्राइट में, और जो नाइट्राइट आयन है वो बदल जाएगा नाइट्रेट में। ये जो क्रिया है ये 2 चरण में पूरी होगी। 2 बार ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पर होती है। पहली क्रिया में हम देखते हैं कि जल अपघटन से हमारे को जो अमोनियम आयन मिला है इसका ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में होगा और हमें नाइट्राइट मिल जाएगा, इस तरह से। दूसरे वाले में हम क्या देखेंगे, ये जो नाइट्राइट आयन मिला है इसको नाइट्रोवेक्टर चेंज कर देगा, किसमें, नाइट्राइट आयन। तो नाइट्रीकरण की जो क्रिया है इसमें हम देखते हैं कि जल अपघटन से हमारे को मिला है अमोनियम आयन। ये जो अमोनियम आयन है ये पहले चेंज होता है नाइट्राइट में, और ये जो नाइट्राइट है ये चेंज होता है नाइट्रेट में। तो अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज होने वाली ये जो क्रिया है इस क्रिया को ही हमने कहा है नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण की क्रिया में 2 चरण होते हैं। पहला जो चरण है इसमें हमारे को ये जो अमोनियम आयन मिला है इस अमोनियम आयन का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इससे हमारे को मिलेगा नाइट्राइट आयन। किसकी उपस्थिति में, तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में। देखो ये है NH4+, ये अमोनियम हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब +3O, ये मिल गया। अब यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास, इसने इसको बदल दिया नाइट्राइट। ये जो NO2- है ये क्या है, नाइट्राइट, +H2+H2O, ये कोई काम की चीज नहीं है, ये नाइट्राइट आयन मिला हमारे को पहले चरण में। अब दूसरे चरण में क्या हो रहा है, दूसरे पद में हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोवेक्टर है ये क्या करेगा, नाइट्राइट आयन को बदल देगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट आयन को चेंज कर देगा, किसमें, नाइट्रेट में। देखो ये NO2- था, फिर से ऑक्सीकरण हुआ, अब बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोवेक्टर, और ये मिल गया हमारे को नाइट्रेट, ये नाइट्रेट में बदल गया। अब जो है ये घुलनशील रूप में आ गया है, अब पौधा जो है इसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन नाइट्रेट में हमने एक बात देखी थी कि ये बहुत ज्यादा घुलनशील है, और घुलनशील होने के साथ साथ आगे हम देखेंगे कि यहाँ से नुकसान होना शुरू हो जाए। नाइट्रेट आया, नाइट्रेट रूप को पौधे ने ले लिया, लेकिन इसके आगे यहाँ पर हानि शुरू हो जाती है। अब हानि कैसे हो रही है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, या इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की हानि नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, ये गैस के रूप में नाइट्रोजन के रूप में उड़ गया, तो इसे कहा जाएगा विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। दूसरी हानि वोलेटिलाइजेशन, या इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की हानि अमोनिया गैस के रूप में हो रही है, फिर नाइट्रोजन गैस के रूप में अमोनिया के रूप में उड़ गए। अगला आता है निच्छालन या लीचिंग। भाई घुलनशील है जल के साथ, ये मृदा की निचली सतहों में बह जाता है, इसे कहा जाएगा निच्छालन या लीचिंग। फिर क्या, स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब होता है मृदा कणों से कुछ नाइट्रोजन जो है वो इस तरह से चिपक जाएगी कि पौधे को प्राप्त नहीं होगी। तो पहली जो 2 क्रियाएं हैं उनमें यूरिया की नाइट्रोजन उपलब्ध रूप में आ रही थी, बाकी ये जो 4 क्रियाएं हैं इनमें हम देखते हैं यूरिया का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर यूरिया का नुकसान हो रहा है। गैस के, नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ गया तो विनाइट्रीकरण, अमोनिया के रूप में उड़ गया तो वोलेटिलाइजेशन, पानी के साथ नीचे बह गया तो निच्छालन, मृदा कणों से चिपक गया तो स्थिरीकरण। ये हमने यहाँ पर यूरिया को मृदा में डालने पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में बात की। अब हम देखते हैं यूरिया के गुण, यूरिया में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है यूरिया 2 से 3 mm आकार के गोल सफेद दानों वाला कार्बनिक उर्वरक है। ये आपने देखा होगा, इस तरह का छोटे छोटे दाने होते हैं, सफेद रंग का ये उर्वरक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं
कि यूरिया में वायुरेट की मात्रा 1-1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये वायुरेट क्या है? तो यूरिया बनते समय कई बार यूरिया के 2 अणु एक साथ जुड़ जाते हैं, तो जो पदार्थ बनता है उसको वायुरेट कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 2NH2CONH2, 2 अणु यूरिया के जुड़ गए तो यहाँ क्या बना? NH2CONH2, ये वायुरेट है। और ये जो वायुरेट है इसकी मात्रा ज्यादा फसल के लिए हानिकारक होती है, 1-1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो वायुरेट एक तो हानिकारक है और नाइट्रोजन की हानि अमोनिया के रूप में हो गई है। तो वायुरेट जो है एक हानिकारक उत्पाद है यूरिया का, 1-1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। गोल सफेद दानेदार उर्वरक है, दानों का आकार 2 से 3 mm होता है और कार्बनिक इसकी प्रकृति होती है। इस तरह से ये आपको नजर आएगा। आगे बढ़े तो कुछ और गुण है यूरिया के। यूरिया में अधिकतम नमी 1% होना चाहिए, इससे ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए। यूरिया लगभग उदासीन उर्वरक है, फिर भी लंबे समय तक उपयोग करने से मृदा में हल्की अम्लता उत्पन्न होगी। अब देखो यूरिया के बारे में एक बात समझ लेना कि यूरिया जो है केमिस्ट्री के हिसाब से यूरिया उदासीन है। हम बोलते हैं यूरिया एक अम्ल क्षार है, मोनो एसिटिक बेस। इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, पर मृदा पर लंबे समय में इसका प्रभाव अम्लीय होता है, हल्की अम्लीय मृदा को कर देगा। और क्योंकि हम कृषि के छात्र हैं, हम यूरिया का कोई निर्माण तो करने वाले नहीं है, हमें तो यूरिया मृदा में डालना है, तो मृदा के हिसाब से यूरिया की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर यूरिया की घुलनशीलता ज्यादा है, इसलिए एक बार में नहीं देकर 2-3 बार में देना चाहिए। एक बार में देंगे तुरंत घुल जाएगा और इसका नुकसान शुरू हो जाएगा, इसलिए 2-3 बार में धीरे धीरे देंगे तो ये लंबे समय तक फसल को प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके कण जो होते हैं उसके ऊपर कुछ अघुलनशील पदार्थों की परत चढ़ा देते हैं। यूरिया के दानों पर गंधक, पाइराइट, लाख, कोलतार की ये अघुलनशील पदार्थ है, इनकी परत चढ़ा देंगे। इनकी परत चढ़ाने से क्या होगा, यूरिया धीरे घुलेगा और फसल को लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा यूरिया को 2 से 2.5% सांद्रता के रूप में परनी छिड़काव कर सकते हैं। ये अभी हमने बात की थी कि यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड रूप में है, जड़ें सीधे अमाइड रूप को नहीं लेंगी। अगर मृदा में डालेंगे तो इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ये प्राप्त हो जाए तो इसके लिए हम पानी में घोलेंगे, 2 से 2.5% सांद्रता का स्प्रे कर देंगे। लेकिन कोई सूक्ष्म पोषक तत्व का स्प्रे आप कर रहे हो तो उसकी सांद्रता 0.5 होती है। यूरिया की कितनी होगी, 2 से 2.5%। इसके बाद आगे बात करें तो 2 तरह की और चीजें होती हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग बढ़ाने में मदद करती है। पहले को हमने कहा नाइट्रीकरण अवरोधक। नाइट्रीकरण अवरोधक का मीनिंग क्या हो गया, ये नाइट्रीकरण की क्रिया को रोक देते हैं या उसको धीरे करेंगे। अब नाइट्रीकरण की क्रिया धीरे हो जाने से क्या फायदा है भाई, एकदम से पूरा नाइट्रेट में चेंज हो गया तो नाइट्रेट का निश्चालन ज्यादा होता, हमने पढ़ा था, हानि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे कन्वर्ट होने देंगे, तो जितना कन्वर्ट होगा, जितना चेंज होगा, पौधा उतने का उपयोग करता जाएगा। तो ऐसे पदार्थ नाइट्रीकरण अवरोधक कहलाते हैं। जैसे एनसर्व एएम, एएम का मतलब क्या हो गया, अमोनिया मोनो हाइड्रोक्सीनेज। इसके अलावा क्या है, थायो यूरिया, ये नाइट्रीकरण अवरोधक है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो धीमी गति से नाइट्रोजन प्रदान करने वाले, जो अभी हमने बात की थी, ये क्या करते हैं, ये उसके ऊपर अघुलनशील पदार्थों की एक परत बना देते हैं। इस कारण नाइट्रोजन धीरे धीरे घुलता है और धीरे धीरे मिलता रहता है। जैसे IBDU, आइसोब्यूटाइलिडेन डाइयूरिया, CDU, प्रोटोनाइलिडेन डाइयूरिया, SCU, सल्फर कोटेड यूरिया, गंधक लेपित यूरिया या सल्फर कोटिक यूरिया कहते हैं, और नीम तेल,
नीम के तेल की परत भी चढ़ा देंगे तो इससे यूरिया धीरे धीरे घुलेगा और फसल को धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा। तो ये क्या है, यूरिया के या नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने वाली चीजें हैं। अब हम कुछ सवाल देखते हैं, उसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, कॉपर को किस आयनिक फॉर्म में पौधा ग्रहण करता है? तो कॉपर का आयनिक फॉर्म हम देखते हैं, ये है Cu2+, 3+ नहीं है, Cu1, Cu+ और Cu2+ के रूप में पौधे कॉपर को ग्रहण करते हैं। दूसरा है फास्फोरस सबसे अधिक की बात हो रही है ना, पौधा फास्फोरस को सबसे अधिक किस रूप में प्राप्त करता है? तो H2PO4-, सबसे ज्यादा ये आएगा, आंसर ये आएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके रूप में, और कभी कभी इसके रूप में भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सबसे अधिक, तो इसलिए उत्तर आएगा H2PO4-। अगला है निम्नलिखित में से अम्लीय भूमि में कौन सा उर्वरक उपयुक्त है? भाई अम्लीय भूमि में कौन सा होना चाहिए? जो क्षारीय प्रकृति का हो, और हमने पढ़ा था जिसके नाम के साथ नाइट्रेट हो वो क्षारीय प्रकृति का, इसलिए यहाँ क्या आएगा, सोडियम नाइट्रेट। लास्ट में हम देख रहे हैं यूरिया के नाइट्रीकरण में नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन चेंज करता है? तो ये आएगा नाइट्रोबैक्टर। ये अमोनियम को किस में चेंज करेगा? नाइट्राइट में, और ये नाइट्राइट को चेंज कर देगा नाइट्रेट में, जबकि यूरिएज एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया को अमोनियम आयनों में तोड़ता है। इसके बाद आगे कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, यूरिया के परनी छिड़काव के लिए कितने प्रतिशत घोल का उपयोग करते हैं? परनी छिड़काव फोलिएज एप्लीकेशन के लिए अभी हमने पढ़ा था 2.5% या 2 से 2.5। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व है तो इसमें क्या आता, 0.5। अगला यूरिया का सूत्र क्या है? तो यूरिया का सूत्र है CONH2 ट्वाइस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CONH2। अगला है किसको किसान खाद कहते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है किसान खाद। अगला प्रश्न है यूरिया एक उर्वरक है, तो हम यहाँ पर उत्तर अम्लीय ही लगाएंगे। हमारे लिए यूरिया अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, क्योंकि हम कृषि के छात्र हैं। जलीय विलयन इसका उदासीन होता है, लेकिन हम मृदा पर प्रभाव देखें तो हमारे लिए यूरिया क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। थैंक यू।